स्टार्ट। ओके, कल हमने लिखा था कि एक इनफाइनाइट लॉन्ग वायर की वजह से उसके पास में आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या होती है, और ये निकाला था गाउस लॉ से। ठीक है ना, तो उसमें मैंने जगह छोड़ने का बोला था कुछ, ठीक है ना। तो उसमें जो भी लिखना है वो मैं अब लिख रहा हूँ आपके लिए। वैसे मैं डायग्राम बना देता हूँ, आपको डायग्राम नहीं बनाना है अगर कल बना लिया है तो। आपने डायग्राम बना लिया है तो वापस नहीं बनाना है। हाँ,
ये डायग्राम था, इसके लिए जो जगह छुड़वाई थी उसमें ये कुछ लिखना है। कम कैसे हो लड़कियों? रजनी कोमल दो ही, और लड़कों में कम कौन है? कौन? अमन। अब जो दूसरी वाली जगह छुड़ाई थी उसके लिए साइड में लिख रहा हूं। क्या कल नहीं आया था ना तू? तो कल लिखवाया था कुछ डेरिवेशन, उसके अंदर बीच में जगह छोड़ दी थी, उसका है। ये दूसरा वाला, ये पहले, ये उसके बाद में। पानी देना है सर, लिखो। ये वो जो किताब है ना वायुसेना वाली,
हाँ, उसमें कौन सा चैप्टर है? उसमें डेरिवेशन नहीं दे रखा है। गाउस का नियम, चैप्टर नंबर 32। बैठ जा। इंडेक्स कॉल ये रहा, गाउस पेपर में 31। इसके अंदर ये लिखा हुआ नहीं है कि कुछ डायरेक्ट फॉर्मूला है इसमें। ये जो कल डेरिव किया था आपने। क्या लिख लिया पूरा? सर 12th की कब से एग्जाम? चॉइस से है। 4 से हैं, चॉइस से 4 से है। 4 से अप्रैल से है ना? हाँ, फिजिक्स वालों के 4 से हैं और साइंस वालों के चॉइस से। हाँ, फिजिक्स वालों के 4 से हैं। बायो वालों के मतलब जो ये जी वगैरह है ना, जिनके फिजिक्स नहीं चलती है, उनके 6 से हैं। उनके 6 से हो गए ना। फिर 6 को अंग्रेजी का है, 4 को फिजिक्स का है। सबसे पहले फिजिक्स का है। खत्म कब होंगे सर? हाँ, खत्म कब होंगे? ख़त्म हो जाएंगे 20-22 तारीख तक हो जाएंगे। 6 ही तो पेपर होते हैं। 20 तारीख का होंगे सर, चॉइस के खत्म होंगे, 20 को खत्म होंगे। सर 13 तारीख को हो जाएंगे, 24 तारीख को हो जाएंगे। कहाँ 4 चॉइस को हो रहे हैं यार तू? अगर फिजिक्स वाले के तो होंगे 4 तारीख से चल। हाँ, तो फिर बाकी सब्जेक्ट के जैसे वो 8 तो 4 से ख़त्म हो गए तो अरे यार आर्ट्स वालों की क्यों बातें करें हम? उनके तो चलते रहेंगे क्या, अब तक कब तक? क्या हुआ, हिला कैसे? लिख लिया? मिटा दूँ ये तो? अरे वो भी ध्यान रखना, जो 12th का पेपर आएगा ना, तब तक जितने चैप्टर कंप्लीट हो चुके होंगे ना, वो आपका टेस्ट ले लूँगा मैं उसका। समझ में आया मेरी बात को? जितने भी क्वेश्चन अपन ने कवर कर चुके होंगे उसका मैं टेस्ट लूँगा यहाँ। 12th का पेपर मतलब कि ये समझ लो 4 को पेपर है तो 5 को आपका टेस्ट है। अब आपको पहले से क्वेश्चन भी पता रहेंगे। 4 को पेपर है, 5 का टेस्ट। आपका टेस्ट हो गया ना 5 का?
पेपर तो मैं डाउनलोड करके यहाँ से प्रिंट आउट निकाल दूंगा, पेपर में क्या जाता है, वो आपकी इच्छा है, आपकी इच्छा होगी तो आप पढ़ोगे, नहीं तो मत पढ़ो, तो ये आपके लिए भले की बात है। चले मिटा दे अब तो, मतलब ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि जो हमें पढ़ाया था वो हकीकत में एग्जाम में कैसे आता है, सेम ही डे। अब ये वाले काम तो आपने जगह छोड़ी थी उसमें लिखा है ना, ऐसा तो नहीं है एकदम लास्ट में लिख दिया, मैंने जगह छोड़ने की जगह मैं बताया था, ऊपर और नीचे बीच में जगह छोड़ने का बोला था, उसके बाद में डेरिवेशन, जो लास्ट का डेरिवेशन था, इस डेरिवेशन में ई की वैल्यू निकाली थी हमने 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट टू लैम्डा अपॉन में आर, ये वाला। तो अगर मैं ई की प्रोपोर्शनलिटी देखूं लैम्डा के साथ में तो सीधी है, ठीक है ना, और ई की प्रोपोर्शनलिटी देखूं आर के साथ में इस तरह से। अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं, पावर 1 होती है तो ग्राफ कैसा होता है, सीधा, मतलब इधर तो ले लिया इलेक्ट्रिक फील्ड, इधर ले लिया लैम्डा। अच्छा पहले तो ये बताओ, मैंने ग्राफ बनाना सिखा रखा है ना आपको, सिखा रखा है ना, इनवर्स प्रोपोर्शनलिटी के ग्राफ कैसे होते हैं, सीधी प्रोपोर्शनलिटी के ग्राफ कैसे होते हैं, और इनवर्स प्रोपोर्शनलिटी के ग्राफ ई और ये आर, इस तरह से 1/r का और लेमडा का। अब जब है ना एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो जब डेरिवेशन करना होगा आपका, ठीक है ना, अगर 4 मार्क्स का क्वेश्चन है या 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो डेरिवेशन करने के बाद में ये तो फॉर्मूला लिख दिया लास्ट में, इसके बाद में इनके ग्राफ भी बनाने होते हैं और एक वेक्टर फॉर्म भी लिखनी होती है। अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना होता तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट टू लैम्डा अपॉन में आर केप, वेक्टर फॉर्म में क्या लिखेंगे, आर केप, और साइड में लिख देंगे रेडियली आउटवर्ड, रेडियली आउटवर्ड। रेडियली आउटवर्ड का मतलब ये है कि अगर ये वायर है तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, इसके लिए बाहर होगा, ऐसे रेडियली आउटवर्ड। यहां तक समझ में आ गया? ओके, ये तो हो गया आपके लिए गाउस लॉ, किसकी वजह से, एक इनफाइनाइट लॉन्ग वायर की वजह से, और गाउस लॉ से आपने इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करना सीखा। अब मान लो हमें एक वायर नहीं दे रखा हो और हमें क्या दे रखा हो, एक प्लेन पेपर दे रखा हो, मतलब कि मान लो कि ये बोर्ड है, ये बोर्ड क्या होता, पूरा चार्ज होता, मैंने इस पे चार्ज दिया तो सब जगह चार्ज चला गया, ठीक है, सब जगह चार्ज चला गया। तो अगर मैं इस पास के पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड देखना चाहूं, पास के पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड देखना चाहूं तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी, इनफाइनाइट लॉन्ग चार्ज सरफेस की वजह से एक पॉइंट नियर टू द सरफेस जो कितनी डिस्टेंस पे हो, r डिस्टेंस पे हो, उस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कितनी आएगी ये फाइंड करनी। उससे पहले ये लिख लो, मैं आपको वो पूरा डेरिवेशन के साथ लिख पाता हूं। लिखो ये फटाफट से। मिटा दें इसको। अरे अभी बोला मैंने, मिटा दे इसको, बोला मैंने तो ना, तो बोला ही नहीं मैंने, बोला ना जोर से बोलनी होती है, ये तो बात हाँ, तो नहीं मिटा रहा तो अभी तो अब मिटा दो।
आज वाला टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज, इनफाइनाइट यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग शीट। ध्यान रखना ये नॉन शीट, यहां शीट की जगह सरफेस भी लिखा हो सकता है। नॉन कंडक्टिंग का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लो कि मैंने एक सरफेस ली, ठीक है ना, ये इनफाइनाइट लॉन्ग है। इनफाइनाइट लॉन्ग का मतलब क्या है, बहुत लंबी सी है, ठीक है ना। इसके ऊपर मैंने चार्ज दे रखा है समथिंग, अब देखो इससे r डिस्टेंस पे, यहां से कोई पॉइंट लिया, इससे r डिस्टेंस पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी फाइंड करनी है। अब इस r डिस्टेंस पे मुझे फाइंड करनी है, और ये जो सरफेस है ये तो इनफाइनाइट लॉन्ग, मतलब कि बहुत लंबी सी सरफेस है, पता ही नहीं कितनी लंबी सारी है, बहुत लंबी है। इसके ऊपर जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो है सिग्मा, सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है। ये सिग्मा के बारे में मैं पहले ही बता चुका हूं। अच्छा, अब यहां से r डिस्टेंस पे मुझे क्या पता करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी। तो पहले देखो दो काम है, आपको डायरेक्शन भी पता करनी है और उसका मैग्नीट्यूड भी पता करना है। पहले डायरेक्शन के लिए बात करेंगे। डायरेक्शन के लिए क्या होगा, मान लिया कि यहां पे कोई छोटा सा एलिमेंट है, कोई छोटा सा एलिमेंट है जिसका नाम ले लिया मैंने DA। क्या नाम लिया है, DA एरिया है। इसकी वजह से यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी किस तरह से होगी, इस तरह से DE। ये DE क्यों हुआ, क्योंकि ये DA है, इसकी वजह से DE। एक स्मॉल एलिमेंट ले लिया DA जिसकी वजह से DE। सेम टू सेम इस जगह भी ऐसा ही कोई होगा, उसकी वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा DE। इस पॉइंट के ऊपर भी और नीचे भी दो जगह एलिमेंट है, एक डी है, ये भी डी है, सेम एलिमेंट है, सेम तरह के, बस एक ऊपर एक नीचे। इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड DE, इसकी वजह से भी DE सेम अमाउंट में बनेगा, सेम डिस्टेंस पे है तो। अच्छा, अब ये एंगल क्या है यहाँ पे, सेम, ये भी थीटा और ये भी थीटा। तो इस पॉइंट P के लिए मैं FPD बना रहा हूं। तो इस P पॉइंट के लिए, P पॉइंट के लिए मैं इनके दो कंपोनेंट कर देता हूं, इसका DE cos थीटा, इसका भी इस तरफ DE cos थीटा। तो ये क्या लग जाएगा, 2DE cos थीटा, और इधर क्या हो जाएगा, DE sin थीटा, और नीचे भी क्या हो जाएगा, DE sin थीटा। कल वाली जैसी प्रोसेस। अच्छा, अब सेम ऐसा ही क्या किया, DE sin थीटा और DE sin थीटा आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, मतलब वर्टिकल कंपोनेंट तो एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, और होता क्या है, केवल बचता कौन सा है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। केवल क्या बनता है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, जो कैसा होगा, रेडियली आउटवर्ड। तो अब इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इसी तरफ होगा इन दो की वजह से। अब सेम जैसा इसके लिए यहां पर है वैसा ही इसके लिए यहां पर होगा, जैसा इसके लिए ऊपर है वैसा इसके लिए नीचे होगा, जैसा इसके लिए साइड में वैसा ही उसके लिए उस साइड में भी होगा। तो सिमेट्री की वजह से केवल इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड किधर का रहेगा, रेडियली आउटवर्ड। सिमेट्री की वजह से इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा रहेगा, रेडियली आउटवर्ड। यहां तक तो समझ में आ गया, ठीक है। तो लेट अस टेक ए इनफाइनाइट लॉन्ग नॉन कंडक्टिंग surface which have sigma surface charge density. We have to find electric field intensity
at r distance from the surface. Let us take a infinite long non-conducting surface. देखो लिखो मत, infinite long non-conducting surface ले ली हमने, which have sigma surface charge density. उसके ऊपर क्या है? sigma surface charge density है. We have to find electric field intensity at r distance. हमें r distance के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी फाइंड करनी है, ठीक है ना, फ्रॉम द सरफेस, ठीक है ना. लेट अस assume 2 dA small area एलिमेंट. लेट अस assume 2 dA स्मॉल एरिया एलिमेंट. हमको दो एरिया एलिमेंट एज्यूम करनी है, एक तो ये डीए ऊपर, एक यहाँ पे एलिमेंट एज शॉन इन फिगर. जैसा फिगर में दिखाया है. ड्यू टू दीज एरिया चार्ज, इन एरिया चार्ज की वजह से, ड्यू टू दीज एरिया चार्ज, इन एरिया चार्ज क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी, इस पॉइंट पी के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इज सम अप टू 2 DE cos थीटा इन एरिया चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी इज सम अप टू 2 DE cos थीटा. मतलब इनकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है वो सम हो रहा है, कितना हो रहा है, 2 DE cos थीटा इन रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन, रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन के लिए. एंड वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैंसिल ईच अदर. और क्या कर रहे हैं, एंड वर्टिकल कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इनके वर्टिकल कंपोनेंट आपस में कैंसिल करते हैं ईच अदर, ठीक है. यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है. डायरेक्शन के लिए पता चल गया, डायरेक्शन कहां आ रही है, रेडियली आउटवर्ड. डायरेक्शन क्या आ गई, रेडियली आउटवर्ड. यहां तक तो बात समझ में आ गई. अब हमें बात करनी है गाउसियन सरफेस इमेजिन करने की, ठीक है ना. लेट अस assume a let us assume a cylindrical Gaussian surface. हमें एक सिलेंड्रिकल गाउसियन सरफेस एज्यूम करनी है. अब मैं इधर डायग्राम बना रहा हूं, इधर नहीं बनाते, ऐसा करते हैं मैं पहले लिख देता हूं, उसके बाद में डायग्राम बनाऊंगा, ठीक है. आप क्या करोगे, लिखना स्टार्ट कर दो ये डायग्राम और यहां तक. इसके बाद से मैं अब समझाऊंगा, ठीक है ना, डायग्राम बना के समझाऊंगा लाइन टू लाइन. आप जब तक ये लिख लो, डायग्राम बना लो और ये लिख लो. राजस्थान में है, उसका नाम फेमस हो रहा है और उसका नाम फेमस रख दिया
ये डायग्राम बना चुके हो क्या? मिटा दूं? जैसे एग्जाम्पल के लिए जैसे अभी हमने वही बताई थी तो नॉर्मल भाषा में क्या है तो वन शेप वर्ग है बाकी ये क्या है
यहाँ तक लिख चुके हो? फटाफट लिखो। हाँ, यहाँ तक लिख लिया? वाह यार गंदी। ठीक है, बना तो ले। अब समझना, लिख लिया? रुक जाओ, यहां तक तो लिख चुके हो ना? अब देखना, देखो, लेट अस एज्यूम ए सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस एज शोन इन फिगर। हमें क्या करनी है, जो ये नॉन कंडक्टिंग सरफेस है, ये कैसी है? नॉन कंडक्टिंग सरफेस। नॉन कंडक्टिंग चार्ज सरफेस। ध्यान रखना, जब चार्ज सरफेस नॉन कंडक्टिंग है तो चार्ज केवल एक ही तरफ है, चार्ज केवल एक ही तरफ है, दूसरी तरफ नहीं जाता है। अगर ये कंडक्टिंग हो जाए तो चार्ज दूसरी तरफ भी जाता है, कंडक्टिंग हो जाए तो दूसरी तरफ भी जाता है। नॉन कंडक्टिंग है तो केवल एक तरफ रहता है। तो जब भी एक तरफ चार्ज रहेगा तो उसे कैसे बिहेव करेंगे? नॉन कंडक्टिंग, ठीक है ना? अच्छा, अब हमने एक सिलेंड्रिकल, देखो ये सिलेंडर जैसी एक सरफेस मान ली, इसे क्या बोलेंगे? गॉसियन सरफेस। विच वन एंड इज एट पॉइंट P, मतलब कि जो उसका एक एंड होगा वो कहां होगा? पॉइंट P पे होगा। जिसका एक एंड कहां आ गया? पॉइंट P पे। वेयर वी हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड, हमें इस पॉइंट P के लिए क्या फाइंड करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड। एज्यूम क्रॉस सेक्शन एरिया इफ सिलेंडर इज S, जो ये क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ सिलेंडर है वो कितना है? S। ये क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है? S। इसके ऊपर सरफेस डेंसिटी सिग्मा है, ध्यान रखना। इसका क्रॉस सेक्शन एरिया देखो, यहां से क्रॉस सेक्शन एरिया S, यहां तक तो समझ में आ गया। ये पूरा यहां पर भी S है, यहां पर भी S है, ये थ्रू आउट द S है, यहां पर भी S ही कट कर रहा है अंदर की तरफ। मतलब कि ये पूरी पट्टी है, इसके अंदर केवल S है, S एरिया ही अंदर की तरफ है, बाकी का एरिया बाहर की तरफ है। ओके, अब देखो, देयर आर थ्री सरफेस विच फॉर्म्स ए क्लोज सरफेस विच इज by which net outward flux can be given by sigma q upon में एप्सिलॉन नोट। अब देखो, इसमें टोटल 3 सरफेस हैं। 3 सरफेस कौन कौन सी है? सरफेस नंबर 1 इधर का सर्किल, सरफेस नंबर 2 कर्व सरफेस, सरफेस नंबर 3 इधर का सर्किल। 3 तरह की सरफेस है। इन तीनों सरफेस से क्या बन रहा है? टोटल नेट आउटवर्ड फ्लक्स निकल रहा है और इनकी वजह से क्लोज सरफेस बन चुकी है। क्लोज सरफेस से निकलने वाला नेट आउटवर्ड फ्लक्स कितना होता है? सिग्मा क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नोट। अच्छा, एप्सिलॉन नोट तो हमें पता है क्या होता है, लेकिन सिग्मा क्यू क्या है? उस सरफेस के अंदर वाला चार्ज। अच्छा, अब बताओ, इस सरफेस के अंदर वाला चार्ज कहां है? यही तो है। इस सरफेस के अंदर वाला चार्ज इसी जगह पे है, इस पट्टी में, और उसका एरिया कितना है? S। ये वाली बात समझ में आई? ठीक है। अच्छा, यहां पर बाउंस चार्ज बाई गॉसियन सरफेस, ठीक है। बाई सरफेस 1 and 3 देयर इज आउटवर्ड फ्लक्स। अब देखो, इसमें से फ्लक्स कैसे निकलेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है? इधर। इधर के लिए होगा तो पीछे, इधर के लिए होगा इधर, इधर के लिए पीछे, ठीक है। अच्छा, अगर मैं इस सरफेस के लिए लूं इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर E की डायरेक्शन, इसके एरिया वेक्टर की डायरेक्शन A1 लिख ली, फर्स्ट सरफेस है ना, A1 की डायरेक्शन। अच्छा, इसके लिए A2 की डायरेक्शन ऊपर, क्योंकि ये सरफेस कर्व्ड है और कर्व्ड के लिए उसकी सरफेस के परपेंडिकुलर होगा, तो ये सरफेस की डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, दोनों के बीच में एंगल कितना आया? 90। तीसरा E की डायरेक्शन और A की डायरेक्शन,
इसमें हो गया एंगल जीरो, एंगल इसमें और इसमें दोनों में जीरो आ रहा है, तो यहां से और यहां से तो फ्लक्स निकल जाएगा, लेकिन यहां से फ्लक्स नहीं निकलेगा। ये तो बात समझ आई। तो इसीलिए लिखा है बाय सरफेस 1 and 3 देयर इज आउटवर्ड फ्लक्स। 1 और 3 से तो आउटवर्ड फ्लक्स है, बट बाय सरफेस 2 देयर इज नो आउटवर्ड फ्लक्स बिकॉज एंगल बिटवीन ई एंड वेक्टर एरिया वेक्टर इज 90 डिग्री। ये समझ में आ गया। अब इसके लिए हम वही फॉर्मूला लगाते हैं अपना, कल लगाया था, फाई इक्वल टू सिग्मा क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। फाई कितना होगा, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी इक्वल टू सिग्मा क्यू। अब सिग्मा क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, सिग्मा एस। ये कैसा है, इसके अंदर आने वाला चार्ज क्या होगा, इसकी सरफेस मल्टीप्लाई सरफेस की चार्ज डेंसिटी। सरफेस एस मैंने यहां पे ली थी, एस इंटू सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, अब इसको तोड़ेंगे तो ये हो गया ई डॉट डी ए फर्स्ट सरफेस के लिए, ई डॉट डी ए वन के लिए, प्लस ई डॉट डी ए टू के लिए, प्लस ई डॉट डी ए थ्री के लिए, इक्वल टू सिग्मा एस अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब देखो इसके लिए अगर करेंगे A1 के लिए तो ई एस कॉस 0 डिग्री लिख सकता हूं, ई एरिया एस कॉस 0 डिग्री, क्योंकि इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, 0, प्लस ई जो भी इसका एरिया होगा A2 कॉस 90 डिग्री, प्लस ई एस कॉस 0 डिग्री, सिग्मा एस अपॉन में एप्सिलॉन। ये वाला तो 0 हो जाएगा, बचा कौन, ये और ये। इसमें भी कॉस 0 और कॉस 0 1 1, अरे कट कहां से जाएगा, 1, और ये बचा ई एस, ये भी बचा ई एस, तो ई एस प्लस ई एस इक्वल टू सिग्मा एस अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। ठीक है ना, एस को कॉमन लिया क्या, 2 ई एस बच गया, एक लाडू दो लाडू, एक लाडू दो लाडू, तो ये हो गया सिग्मा एस अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। इधर लिख रहा हूं इसके बाद में। अच्छा, इस 2 और एस को नीचे भेजो, देखो एस से तो एस कट जाएगा, 2 को नीचे भेजा तो ई की वैल्यू कितनी आई, सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन। अगर ये तो मेरे पास क्या है, मैग्नीट्यूड, अगर मेरे को डायरेक्शन लिखनी होती तो डायरेक्शन में कैसे लिखता, वेक्टर ई इक्वल टू सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट आर कैप। आर कैप मतलब इसके लिए आउटवर्ड डायरेक्शन। अच्छा, अब क्या ई प्रोपोर्शनल है उसकी डिस्टेंस आर की नहीं है, तो वो आर की पावर 0 के प्रोपोर्शनल है। आर की पावर 0 का मतलब क्या होता है, किसी की भी पावर 0 1, किसी की भी पावर 0 1, तो आर की पावर 0 के प्रोपोर्शनल है, या फिर ई प्रोपोर्शनल है सिग्मा के। अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं आर के साथ में और ई का, तो ये तो आया कांस्टेंट, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी आर पे तो डिपेंड ही नहीं कर रही है। ठीक है, अच्छा, और इससे बनाऊं तो ये हो गया सिग्मा और ये हो गया ई, ये ग्राफ आएगा सीधा स्ट्रेट लाइन। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये छापो। ग्राफ कैसे है, कौन सा वाला, दोनों ही वाला, पहला वाला। क्या ये जो फॉर्मूला दिख रहा है इसमें आर है, अरे आर है, आर फॉर डिस्टेंस, ये आर डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस आर है क्या, ये है क्या, ये नहीं है, नहीं है। तो अगर आर की वैल्यू कम ज्यादा करूं तो इस फॉर्मूले में कोई फर्क पड़ रहा है, ई की वैल्यू पे कोई फर्क पड़ रहा है, तो ई की वैल्यू आर इक्वल टू 0 पर भी उतनी है और आर इक्वल टू 10 पे भी उतनी है, तो आर की वैल्यू कितनी चेंज कर दो, ई की वैल्यू चेंज ही नहीं हो रही है। बात समझ में आ गई, पक्का, नहीं समझ में आई तो बोल दे ना, नहीं पक्का, आर की वैल्यू पे ये डिपेंड नहीं कर रहा, इसलिए आर की पावर 0 लिखा है और ये स्ट्रेट लाइन है ऐसे हॉरिजॉन्टल। अब सिग्मा के लिए तो E प्रोपोर्शनल टू सिग्मा, प्रोपोर्शनलिटी का ग्राफ ऐसे होता है सीधा, ये तो पता था, ठीक है। और नहीं पता था तो 11th के अंदर मैंने सारे ग्राफ करवाए थे, एक बार ग्राफ करवाए थे, पैराबोला हाइपरबोला सारे एक बार के लिए जी। ठीक है, लिखो
क्या लिखा ऊपर? मैं कल चेक करूँगा होमवर्क, और जो नहीं करके लाया वो मुर्गा बन जाएगा चुपचाप से। हाँ, कहाँ से क्या करके करवा दिया मैंने सब क्लास के अंदर। लास्ट वाला तीसरा नंबर तो आज कराया है, दूसरा नंबर कल कराया था, पहला नंबर भी कल ही कराया था। आपको जो भी बुक मिलेगी अपने भाई बहन जिसके भी पास मिल जाए, कहीं से मिल जाए, नेट पे मिल जाए, सब मिलेगा ये। तो कल तू ऐसा कर, अभी आके मुर्गा बन जा। एक एक्सक्यूज और नहीं सुनूंगा मैं साफ बोल रहा हूँ। और ये बात मैंने है ना आपको 11th क्लास में भी समझा रखी है कि मैं एक्सक्यूज नहीं सुनता हूँ। नेट नहीं चल रहा या नहीं चल रहा, वो नहीं चल रहा, अभी बात बोलते ना कि ना कल शादी है वहाँ पे जाना है, तो भाई साहब कैसे भी एडजस्ट कर लेंगे। ड्रेस धुली हुई नहीं है तो हाथों हाथ धोबी को दे के आएंगे कि अभी भाई मेरे को 2 घंटे के अंदर धुली हुई प्रेस करी हुई पूरी चाहिए। मैं सब जानता हूँ तुम्हारी हरकतें, नेट नहीं है वो नहीं है। हाँ, बट बाई सरफेस टू, बाई बी बाई सरफेस टू। मेरे को मतलब नहीं है, मेरे को कल ये 3 क्वेश्चन चाहिए। होमवर्क नहीं मिलेगा, यहाँ पे लाइन से मुर्गे बन जाना 10 मिनट के लिए बराबर अलार्म के साथ में, ठीक है ना।
और मेरी बात सुन, तो अगर 1 मिनट और ज़्यादा बोला ना और कल नहीं करके लाया ना, तो मैं अब तेरे लिए नहीं सबके लिए 11 मिनट हो जाएगा वो, ठीक है ना। मेरे को एक्सक्यूज़ नहीं सुनना अब। सब क्लास में करवा चुका हूँ एक एक चीज़। नहीं आया तेरी गलती है, आया तो भी तू जाने, और कल और आज में ही कराया, ठीक है।